ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू पहुंचकर अफसरों के साथ बैठक की और अगले 3 महीने में जम्मू कश्मीर में मजबूत सुरक्षा चक्र बनाएंगे, इसका ऐलान किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए 2 संदिग्धों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से 25 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, लेकिन बर्फ देख सैलानी खुश हो गए। और ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अपने खाली हो चुके खजाने और कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर भीख का कटोरा हाथ में लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंच गए। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया ने कहा कि वो यूएई से व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने और वहां मौजूद पाकिस्तान के उद्योगपतियों से मुलाकात करने के लिए गए हैं, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है और वो तेजी से डिफॉल्टर होने की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा शहबाज शरीफ अपने छोटे से कार्यकाल में तीसरी बार यूएई पहुंचे और वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी द डॉन के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन यूएई के प्रेसिडेंट से पाकिस्तान पर पहले से बकाया कर्ज की लोन पेमेंट को डिले करने की मांग की। यही नहीं, पाक प्रधानमंत्री ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मदद के नाम पर $1 अरब रुपए और मांगे। इससे पहले शहबाज शरीफ बीते दिनों जिनेवा गए थे। यहाँ पर उन्होंने यूएन के जरिए अन्य सदस्य देशों को अपने आर्थिक हालात का हवाला देते हुए आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाया था। पाकिस्तान में इस समय महंगाई अपने चरम पर है। लोगों को ना बिजली मिल रही है ना गैस, यहाँ तक कि रोटी के लिए भी मार मची है। इसलिए पाकिस्तान को कर्ज से उबारने के लिए $16 अरब से भी अधिक की जरूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत दूसरे देशों से कर्ज लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन पाकिस्तान के ही लोगों का मानना है कि इससे भी मुल्क का भला नहीं होने वाला। अगर यूएई पाकिस्तान को $1 अरब रुपए दे भी देता है तो इससे बर्बादी को टालना मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान के पास अगर आप देखें ऑफिशियल जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 4.8 या 5 अरब के आसपास मोटा मोटा फिगर बनता है स्टेट बैंक के अपने रिजर्व। तो ये अगर आप 5 पे राउंड अप करें तो 5 में से 3 तो सऊदी का डिपॉजिट है, उसके ऊपर 2 जो है वो चीन का सेफ डिपॉजिट है, तो ये तो आपका जीरो हो गया है। यही नहीं, वॉशिंगटन में रहने वाले पाकिस्तान मूल के उजैर यूनिस ने ये भी बताया कि सऊदी अरब हो, चीन या फिर कोई और देश, पाकिस्तान को आर्थिक मदद तभी मिलेगी जब आईएमएफ की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कि आईएमएफ के हाँ के बगैर ना सऊदी, ना इमराती, ना टिम्बकटू का सदर, ना चीन का सदर, कोई नहीं पैसे देने वाला। आपने पहले आईएमएफ से वो सर्टिफिकेट लेनी है बेसिकली एसेंशियली कि वो आप ट्रैक पर हैं और वो आपसे एग्री करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में भ्रष्टाचार है, खराब आर्थिक नीतियों और बार बार खड़े होने वाले संवैधानिक संकटों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को $20 अरब भी मिल जाए तो भी उसका भला नहीं होने वाला। अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पहली बार अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, जो कि 14 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। पहले अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप में दुनिया की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका की टीमों को रखा गया है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, पाकिस्तान, रवांडा और जिम्बाब्वे की टीमें हैं। ग्रुप सी में इंडोनेशिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम है और ग्रुप डी में भारत, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएई की टीम को रखा गया है। 15 दिन तक चलने वाले इस क्रिकेट के मेले में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 14 जनवरी को होगी और फाइनल 29 जनवरी को खेला जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खास बात यह है कि इसमें हिस्सा ले रही 240 क्रिकेटर्स में भारतीय मूल की 45 क्रिकेटर शामिल हैं। भारत की टीम से खेल रही 15 खिलाड़ियों के अलावा अमेरिका और यूएई की टीम में भी भारतीय मूल की क्रिकेटर्स का दबदबा है। जानकारी के मुताबिक यूएई और अमेरिका की टीम में शामिल सभी 15-15 खिलाड़ी भी भारतीय मूल की ही हैं। और महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर एक बस और ट्रक के परखच्चे बिखरे दिखाई दिए। बताया गया कि नासिक शिरडी हाईवे पर बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा हाईवे पर पलटी पड़ी बस को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूटा फूटा दिखाई दिया, जबकि उसकी छत तक फट गई थी। हाईवे पर जहां तहां बस के टुकड़े बिखरे हुए थे।
कुछ ही दूरी पर वो ट्रक भी खड़ा दिखा जिससे बस की टक्कर हुई थी। ट्रक का हाल भी बेहाल दिखा। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताया और मारे गए लोगों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। साथ ही हादसे में घायल लोगों का मुफ्त इलाज करवाने का भी भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक लुटेरे ने दिन दहाड़े एटीएम में कैश डालने पहुंची टीम से 11 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरे ने एटीएम वैन के सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मार दी, जिसकी मौत हो गई। लूट की यह वारदात एटीएम और एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एटीएम के भीतर लगे सीसीटीवी के वीडियो में दिखा कि 2 कर्मचारी कैश लोड करने में जुटे थे। तभी बाहर खड़े लुटेरे ने गार्ड को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही दोनों कर्मचारी बाहर निकले। इस दौरान लुटेरे ने एक कर्मचारी को नोटों से भरा बैग बाहर निकालने को कहा और जैसे ही कर्मचारी ने बैग बाहर निकाला, लुटेरा नोटों से भरा बैग लेकर वहां से भाग निकला। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 11 लाख रुपए थे। लूटपाट की पूरी घटना एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में भी दिखी, जिसमें गोली चलने के बाद डरे लोग वहां से भागते दिखाई दिए। ये वारदात 10 जनवरी की शाम की है, जिसका वीडियो पुलिस ने अब जारी किया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल का एक नया वीडियो सामने आया है। कर्तव्य पथ पर हुई इस रिहर्सल में आज राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के घुड़सवार शामिल हुए। वहीं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने भी जमकर रिहर्सल की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसके अगले दिन यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2 चरणों में होने वाला बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। पैसेंजर ट्रेन बारामुल्ला जा रही थी जब ये हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। पत्थरों की कटिंग का काम तेज कर दिया गया है। वहीं नक्काशी का काम भी 24 घंटे जारी है। कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। इसरो ने अपने सैटेलाइट से जोशीमठ की आपदा का जायजा लिया और इस संस्था के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पहली बार जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरें जारी की, जिसमें दिखाया गया है कि जोशीमठ शहर किस तेजी से धंस रहा है। ये सभी तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई हैं, जिसे इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जारी किया। तस्वीरों पर जो पीले कलर का मार्क किया गया है वो सेंसिटिव जोन है और इस पीले घेरे में पूरा शहर आता है। मतलब कि पूरा का पूरा जोशीमठ शहर धंसने वाला है। और इतने ज्यादा बर्निंग की अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कभी भी फेल्योर पे जा सकता है। इसरो ने आर्मी के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को भी मार्क किया है, यानी ये दोनों जगहें भी खतरे में है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो लाल रंग की धारियां दिख रही हैं, वो सड़कें हैं। वहीं नीले रंग का जो बैकग्राउंड है वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है, जहां बड़े नुकसान की आशंका है। तस्वीरों में जोशीमठ के मध्य भाग यानी शहर के सेंटर को लाल रंग के गोले में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इस हिस्से में सबसे ज्यादा जमीन धंसने की घटनाएं हुई हैं। इसरो ने सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक की जोशीमठ की तस्वीरें ली हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ये प्राइमरी रिपोर्ट है। फिलहाल रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है, लेकिन अभी तक की स्टडी के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक यानी सिर्फ 12 दिनों में जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंस गई। यानी कि 12 दिनों में जोशीमठ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है, यानी औली रोड भी धंसने वाली है। जोशीमठ का जो निचला हिस्सा है यानी बेस, जो अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर है, वो भी धंसेगा। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके और तेजी से धंसते जोशीमठ पर इसरो की रिपोर्ट से यहां के लोग खौफ में दिखे। लोगों का कहना था कि अगर जोशीमठ भूकंप से हिला तो यहां तबाही मचेगी।
इसलिए जोशीमठ के लोग केंद्र और राज्य सरकार से जल्द इसरो की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान बनाने की अपील करते दिखे। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि मामले में पीएम मोदी को दखल देना चाहिए और शहर को बचाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाना चाहिए। सरकार को चेत जाना चाहिए, उनको बिल्कुल बड़ी जनधन हानि से बचाने के लिए अगर वो जो है सैन्य स्तर पर काम नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाए। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके आने से भी जोशीमठ के लोग खौफ में दिखे। उन्हें अब किसी बड़े हादसे की आशंका सता रही है। हमारे आसपास के पर्वतों में ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो हम लोगों को और डर लगता है। जोशीमठ के कई और मकानों में दरारें आने के बाद करीब 42 और इमारतों को खतरनाक श्रेणी की लिस्ट में डाल दिया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने का काम आज भी जारी रहा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 15 दिनों में दोनों होटल्स गिरा दिए जाएंगे, जिसके लिए आज दूसरे दिन भी मलारी इन होटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। सबसे पहले होटल में लगे दरवाजे, ग्रिल, खिड़कियों को हटाया गया। होटल के पास लगे बिजली के खंभे और तार भी हटाए गए। दोनों होटलों को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों की देखरेख में गिराया जा रहा है। डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और ऊपर से नीचे की तरफ इस होटल को गिराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीबीआरआई के मुताबिक दोनों होटलों को गिराने में 15 दिन का वक्त लगेगा। हम लोग इसको सेफ तरीके से डिसमेंटल करने का जो है स्ट्रैटेजी बनाए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात दिखे। जोशीमठ के संकट पर पुष्कर धामी कैबिनेट ने आज बैठक की। इस बैठक में जमीन धंसने और लोगों के पुनर्वास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राहत पैकेज को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के लिए पुष्कर धामी सरकार 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। एक विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा। 6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे। नवंबर 2022 से ही बिजली पानी के बिल माफ होंगे। राज्य के सभी मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। साथ ही राज्य सरकार केंद्र से भी राहत पैकेज मांगेगी। सीएम धामी ने कहा है कि करीब 90 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहीं जोशीमठ के लोगों को अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके सभी पहलू हैं, चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे रिलोकेशन हो, सभी पहलू पर हम स्टेक होल्डर से डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना की जांच कर रहे हैं। आपदा की वजह एनटीपीसी का तोपवन टनल है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया। धामी सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। इसके लिए 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है। प्रभावित परिवारों को अब 4,000 की जगह 5,000 प्रति माह किराया दिया जाएगा। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के 1 दिन के लिए दिए जाएंगे। सहकारी बैंक से लिए गए लोन को 1 साल तक ना भरने की छूट। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी भी आज दे दी। पेरू की राजधानी लीमा में एक बार फिर हजारों लोग देश की नई सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में सड़कों पर उतर आए, जबकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प भी हुई, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई लोगों के घायल होने का पता चला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। नई सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को ट्रेड यूनियंस और वामपंथियों ने अपना समर्थन दिया, जबकि विरोध के दौरान श्रम मंत्री एडुआर्डो गार्सिया ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि देश को मौतों के लिए माफी की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के खिलाफ शुरू हुए खूनी संघर्ष में अब तक करीब 42 लोग मारे गए, जबकि पिछले 20 साल में पेरू में इस तरह का खूनी संघर्ष कभी नहीं देखा गया। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के छोटे राजकुमार हैरी की किताब ने मार्केट में आते ही बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले दिन के बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर के अंग्रेजी संस्करण की 1 दिन में 14 लाख प्रतियां बिकी हैं। इसे किसी भी लेखक की आत्मकथा की 1 दिन में बिक्री का नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इससे पहले 1 दिन में सबसे ज्यादा आत्मकथा की बिक्री का रिकॉर्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम था, जिनकी 2020 में आई आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड की 1 दिन में करीब 9 लाख प्रतियां बिकी थी। पब्लिशर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंस हैरी की किताब स्पेयर पूरी दुनिया में 16 भाषाओं में जारी हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि ये किताब बिक्री के कई बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती है।
अमेरिका में इस किताब को छापने वाले पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसकी 20 लाख प्रतियां छापी हैं और उनके पास अभी से रीप्रिंट के ऑर्डर आने लगे हैं। हैरी ने अपनी आत्मकथा में अपनी मां डायना, पिता किंग चार्ल्स और भाई विलियम के साथ अपने रिश्तों पर बेबाक टिप्पणियां दी हैं। साथ ही उन्होंने अपनी ड्रग्स और सेक्स लाइफ के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कहा जा रहा है कि हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के तमाम राज बेपर्दा कर दिए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानना चाहती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से कल पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी के मददगारों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों संदिग्धों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी से पकड़े गए जगजीत और नौशाद पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। जगजीत का संबंध कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से बताया जा रहा है। वहीं नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा था। किस मकसद से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। जगजीत उत्तराखंड का रहने वाला है, जबकि नौशाद जहांगीरपुरी में ही रहता था। दोनों को कल रात जहांगीरपुरी से ही गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ 22 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। दिल्ली के भजनपुरा में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के भजनपुरा में अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के वक्त पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। हालांकि समय रहते सभी बाहर आ गए और किसी को चोट नहीं लगी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। MP के मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कारखाने से कई छोटी बड़ी राइफल, बंदूक और कारतूस जब्त किए। कानपुर के ककवन इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे और उन्होंने ही घर में रह रहे बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो ने कार्ड में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब अगर आपके मेट्रो कार्ड में कम से कम 50 रुपए नहीं होंगे तो आप मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगे। वहीं कश्मीर में मौसम के बदलाव के साथ ही पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। गुलमर्ग में कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। लेकिन इस बर्फबारी ने सैलानियों के लिए कश्मीर को हूबहू जन्नत की तस्वीर में बदल दिया है। सड़कों पर बर्फ जमी है, पेड़ बर्फ से ढक गए हैं। आसमान की तरफ निगाह करें तो फर्क करना मुश्किल है कि पहाड़ की चोटियां कहां से शुरू हो रही हैं। सब कुछ पूरी तरह सफेद दिखाई दे रहा है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कल से ही बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम, हर जगह पर 2 से 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं और आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सभी रोड बंद कर दिए गए हैं यातायात के लिए, जिसमें बांडीपुरा से गुरेज तक का रोड है या फिर टंगडार केरन का रोड है, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बर्फ और फिसलन की वजह से श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे को बंद कर दिया गया है। बेशक बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस वक्त कश्मीर घाटी में टूरिज्म अपने पूरे शबाब पर है। टूरिज्म चरम पे है इस वक्त कश्मीर में। कोई भी पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर 80 से 100% की बुकिंग न देखने को मिली हो। खचाखच यहाँ पर पर्यटक भरे हुए हैं। बर्फीली वादियों को देखने देश विदेश से आए सैलानियों के लिए ताज़ा बर्फबारी कुदरत के किसी तोहफे से कम नहीं है। हेवन जैसा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल स्नो कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्की है, पूरा हेवन लग रहा है। आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे, सेकंड स्विट्जरलैंड। कश्मीर घाटी से लेकर लद्दाख तक मौसम का यही मिजाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों के बाद अब राजधानी श्रीनगर ने भी मौसम की पहली बर्फबारी देख ली है। यहाँ सड़कों पर बर्फ की सफेद परत जम गई और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना जताई थी और जैसे ही सुबह हुई श्रीनगर में बर्फ गिरने लगी। पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हुई है। इस वक्त हम श्रीनगर में खड़े हैं, श्रीनगर के मेन राजबाग इलाके में। यहाँ पर भी आप देखिए पिछले 1 घंटे से जो है लगातार बर्फबारी हो रही है। कुछ घंटों की बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कें सफेद हो गई। घरों की छत बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। इस दौरान जो गाड़ियां सड़कों से गुजर रही थी उन पर भी बर्फ जमी हुई नजर आई।
बेशक बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन सीजन की पहली बर्फबारी ने श्रीनगर में ठहरे सैलानियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। और अभी ये वाला जो सरप्राइजिंग स्नोफॉल है ना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई और 25 उड़ानें भी बर्फबारी की वजह से रद्द करनी पड़ी। इसी के साथ ही जम्मू में भी बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं ने ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने आस्था के दरबार में भेंट पहुँचाई हो। वहीं रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा। चट्टान खिसकी और तभी अचानक बोल्डर सड़क पर गिरने लगे। खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी से फिर कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होगी और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होगी। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह एवलांच आ गया और पहाड़ की ढलान से अचानक बर्फ की मोटी परत गिरने लगी, जो दिखने में किसी झरने की तरह बहती नजर आई। जिस वक्त किश्तवाड़ में ये एवलांच आया तब सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। नाला ग्लेशियर आ रहा है। अचानक पहाड़ की ऊंचाई से बहुत सारी बर्फ एक साथ तेज रफ्तार में नीचे की तरफ आने लगी। सामने आई तस्वीरें भी वहां मौजूद किसी स्थानीय ने मोबाइल से रिकॉर्ड की। बर्फ इतनी तेजी से नीचे आ रही थी कि अपनी जद में आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर दे। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह एवलांच हो रहे हैं और पर्वतीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं और जो पेड़ हैं वो उनमें भीषण बर्फ जो है जमा हुई है। और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी कश्मीर घाटी में जितने भी अवलांच प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर अवलांच वार्निंग जो है इशू की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। 3 दिन में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 3 एवलांच आ चुके हैं, लिहाजा हादसे से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तो ऐसी बर्फबारी हुई है कि तस्वीरें देखकर लगेगा मानो पूरा इलाका बादलों में बस गया हो। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। आलम ये था कि हर तरफ नजर घुमाने पर भी बर्फ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। नारकंडा कुदरत की नायाब तस्वीर बना हुआ था, जहां हर कतरे पर बर्फ का कब्जा था। पहाड़ों की ढलान से लेकर चीड़ के पेड़ों की नुकीली डालियों तक बर्फ जमी हुई थी और मकानों की छतें ऐसी दिख रही थी जैसे बर्फ से ही बनाई गई हैं। शिमला के अलावा कुल्लू में भी आज बर्फ गिरी, जिसने पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। बर्फ की परत ने जैसे पूरे इलाके को थाम कर रख दिया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी ने दस्तक दी। सिरमौर के किसान और बागबानों के लिए आज की सुबह किसी तोहफे से कम नहीं थी। बर्फबारी ने पूरे इलाके को जब्त कर लिया। घर मकानों के साथ साथ गाड़ियां भी बर्फ से ढककर सफेद नजर आई। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊपरी जिलों में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग सेंटर औली में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई है। जोशीमठ और चमोली के पहाड़ बर्फ से ढकना शुरू हो गए हैं और अगले कुछ दिन यहाँ की तस्वीर ऐसी ही दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, जिसका असर 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में भी दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 1-2 दिन में दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं राजस्थान के अलवर, चुरू और माउंट आबू जैसे शहरों में तापमान 0 के नीचे यानी कि माइनस में भी जाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से 18 जनवरी तक मैदानी इलाकों में शीतलहर का तगड़ा प्रकोप रहेगा। इस शीतलहर का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बर्फबारी की खबरों को गलत बताते हुए इसे कोरी अफवाह करार दिया। कल से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा, तो जो उत्तरी हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, वहां से जब चलेंगी तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर को काफी ज्यादा गिरा देंगी। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड की रिहर्सल शुरू हो गई। कर्तव्य पथ पर कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के मौसम में सेना के अलग अलग बैंड्स ने प्रैक्टिस की। रिकॉर्ड ठंड के बावजूद परेड की रिहर्सल के लिए जवान पूरे जोश में नजर आए और अलग अलग रेजिमेंट्स ने गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास किया।
इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों ने परेड की रिहर्सल भी की और एक साथ कदम ताल करते दिखे। यही नहीं, विजय चौक से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। यहाँ भी सेना के बैंड ने रिपब्लिक डे पर बजाई जाने वाली धुन की प्रैक्टिस की। जबकि जवानों ने परेड का अभ्यास भी किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 15 जनवरी से कर्तव्य पथ को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा और 17 जनवरी से फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी कार्यालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर और निजी दफ्तर से कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद होने की खबरों ने खलबली मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गोपनीय दस्तावेज उस समय के हैं जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति थे। अमेरिका के अलाबामा में टोर्नेडो ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घर बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राज्य के कुछ शहरों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी स्पेन में ट्रेनिंग कर रही है। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए स्पेन ने यूक्रेन को 6 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए हैं और इन सिस्टम को चलाने के लिए 200 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन में आइस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 3 साल में ये आयोजन नहीं किया जा सका था। कोरोना नियमों में ढील के बाद कई लोग इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की बढ़ती आहट के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टाल ठोककर चुनौती देनी शुरू कर दी। ओवैसी के निशाने पर खास तौर पर RSS और बीजेपी रहे। और हैदराबाद की जनसभा में जब उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए तकरीर की शुरुआत की तो उन्हें RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान याद आ गया। मोहन भागवत और RSS वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। बीते दिनों मोहन भागवत ने मुसलमानों से खुद को सबसे ऊपर समझने की मानसिकता छोड़ने की जो अपील की तो ओवैसी उखड़ गए। देश के हर नागरिक को बराबर समझने की ये अपील ओवैसी को इतनी नागवार गुजरी कि वो चुनावी जीत के लिए मुसलमानों के साथ एक नए समीकरण बनाने के संकेत देने लगे। अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहाँ पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये RSS वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है। असल में बीते कुछ चुनावों में तेलंगाना में जिस तरह बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, उसमें ओवैसी को नए समीकरण और वोटों के ध्रुवीकरण से अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिखने लगी। यही वजह रही कि उन्होंने बीजेपी और RSS पर हमले की धार तेज कर दी और उनकी जुबान पर बार बार बीजेपी, RSS, मोहन भागवत और इस्लाम आने लगे। हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं। मुझे मोहन भागवत RSS वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके बाद ओवैसी धीरे से अपने मतलब की बात पर आ गए। मोदी से मुकाबला, जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना। लबोलुआब ये कि तेलंगाना हो या देश, बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो ओवैसी ही हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क और क्रास्नो लिमांस्की क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ, जबकि इस बीच रूस ने दावा किया कि इन दोनों क्षेत्रों में हुए जंग में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। साथ ही ये भी दावा किया कि यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की 100 से अधिक सैन्य इकाइयां, 4 AFV और 3 वाहनों को क्रास्नो लिमांस्की इलाके में नष्ट किया गया, जबकि डोनेस्क में रूस के सैनिकों ने 1 टैंक, 3 AFV और 4 वाहनों को तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुपियांस्क में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर हमला किया और इस हमले में यूक्रेन के 30 सैनिक, 2 लड़ाकू वाहन और 3 पिकअप ट्रक भी नष्ट किए गए। खबरें तो यहाँ तक आई कि रूस ने इस्कांदर मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन की 2S7 पियोन आर्टिलरी रेजिमेंट को तगड़ा नुकसान पहुँचाया। रूसी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एक कर यूक्रेन के टैंकों को आग के गोले में तब्दील करते दिखाया गया।
रूस का दावा है कि उसने ताजा हमलों में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसकी आर्टिलरी रेजिमेंट पर ऐसा अटैक किया है जिससे उबरने में यूक्रेन को काफी समय लगेगा। रूसी सेना के मुताबिक उसने खार्किव और डीपीआर यानी डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक में 3 ग्रेड MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया है। आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 प्लाडिन डीपीआर में नष्ट किए गए। यूक्रेन की वायुसेना के Su-25 विमान को डीपीआर में मार गिराया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन की आर्मी के 5 UAV को भी नष्ट कर दिया, जबकि इसके अलावा 3 MLRS हिमार्स और आल्डर मिसाइलों को भी मार गिराया गया। हालांकि रूस के इन हमलों से यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले, बल्कि डोनेस्क और बाखमुत में पुतिन की फौज को टक्कर देती नजर आई। डोनेस्क में जमीन के साथ साथ यूक्रेन ने हवाई हमले कर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया। डोनेस्क के कई इलाकों में रूसी सेना के बंकरों पर यूक्रेन ने ड्रोन से बम गिराए और दावा किया कि इन जवाबी हमलों में कई रूसी सैनिक मारे गए। बाखमुत में तो यूक्रेन के जवानों ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया। हमले के बाद टैंक धू-धू कर जलने लगा, जबकि यूक्रेन के सैनिक टैंक के तबाह होने पर जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने सोलेदार में भी रूसी सेना को कड़ी चुनौती दी। यहाँ कई जगहों पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच आमने सामने जंग हुई, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया कि सोलेदार पर वो रूस का कब्जा नहीं होने देंगे। यूक्रेन के जवाबी हमलों के बीच ब्लैक सी में रूसी नौसेना की गतिविधियां तेज हो गई। यहाँ पर रूसी जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पुतिन फाइनल अटैक की तैयारी में है। क्योंकि ब्लैक सी में रूस की नौसेना का एक्टिव होना आम बात नहीं है, वो भी तब जब इस मिशन में 11,711 इवान ग्रेन क्लास की लैंडिंग शिप और योत्र मार्गुनोव शामिल है, जो कि ब्लैक सी में सबसे बड़ा एम्फीबियस जहाज है। इस बेड़े में प्रोजेक्ट 636.3 इम्प्रूव्ड किलो क्लास की पनडुब्बियां भी हैं। ये अभी इस समय बेस पर ही मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ और वॉरशिप्स भी निकल चुकी हैं। बंदरगाह पर सिर्फ कुछ ही युद्धपोत और सपोर्ट जहाज बचे हैं। रूसी नौसेना की गतिविधियों में आई तेजी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो किसी ऑपरेशन में शामिल है। आखिरी बार इस तरह की गतिविधियां उस समय देखी गई थी जब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए थे। उधर 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने जिस क्रिमिया पुल को तबाह कर दिया था, उसके रिपेयर का काम लगभग पूरा हो गया है। रूस ने इस पुल को रिपेयर कराकर इसे फिर से प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा सीमित हो गई हैं। हालांकि रूस ने क्रिमिया पुल की क्षतिग्रस्त ऑटोमोबाइल लेन के हिस्से की मरम्मत कर उसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया। Значит, его быстро восстанавливают, очень быстро. Если бы была бы другая стройка, строили бы веками, пятилетками, а мост очень быстро. Молодцы, ребята, молодцы. अधिकारियों ने मार्च में इस पुल के मरम्मत का काम पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई है। 12 मील यानी 19 किलोमीटर लंबे इस सड़क और रेल पुल का 2018 में खुद पुतिन ने उद्घाटन किया था, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 को कथित रूप से यूक्रेन ने बारूद से भरे एक ट्रक के जरिए इस पुल के एक हिस्से को उड़ा दिया था। लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आया है। ये एवलांच पीर पंजाल की चोटी पर आया है। एवलांच के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और प्रभावित जगह से दूर रहने के लिए कहा है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं जहां बर्फीला तूफान आज आया, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को इस जगह से दूर जाने और अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है। ये एवलांच इस इलाके में आया और पीर पंजाल की चोटी पर आया बताया गया है ये बर्फीला तूफान। अब वैसे नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा से ज्यादा रही है, लेकिन सेक्टर 18 में एक छोटे से कियोस्क या एक छोटी सी दुकान के किराए ने ऊंची कीमत का नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि ये दुकान सिर्फ 7.5 स्क्वायर मीटर की है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट की इस छोटी सी दुकान को किराए पर देने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऑनलाइन बोली लगवाई। सोनू कुमार झा नाम के एक व्यक्ति ने जो बोली लगाई, उसे सुनकर अथॉरिटी के अफसर भी हैरान रह गए। अथॉरिटी ने इस दुकान के लिए बेसिक किराया 27,000 रुपए महीना तय किया था, लेकिन सोनू ने इस दुकान के लिए हर महीने 3.25 लाख रुपए किराए की बोली लगाई है। अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक सोनू को 14 महीने का किराया एडवांस में देना होगा, यानी सोनू को दुकान में धंधा शुरू करने से पहले 45.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इस रेंज में अलग अलग कियोस्क की फाइनल बिड फाइनलाइज हुई है। इसी क्रम में मुझे लगता है कि शायद सोनू कुमार झा द्वारा
लगभग 3,25,000 रुपए की बिड लगाई गई है। दुकान किराए पर लेने वाले सोनू झा ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो यहाँ खाने पीने और पान की दुकान खोलेंगे। ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा है, तो वैसे में यही देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो है पेपर वर्क अभी बाकी है, ऐसे में अलॉटमेंट नंबर अभी नहीं मिला है। तो केंद्र सरकार ने खिलौनों की क्वालिटी पर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और खराब क्वालिटी के खिलौने बनाने वाली कंपनीज पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी दुकानों पर छापा मारकर 20,000 से ज्यादा खिलौने जब्त किए गए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन खिलौनों पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मुहर नहीं होगी, उनको बेचना गैर कानूनी होगा। खराब क्वालिटी के खिलौनों की शिकायत मिलने पर BIS की टीम ने हैमलेस, आर्चीज, किड्स जोन और कोको कार्ड जैसी बड़ी कंपनीज के स्टोर पर भी छापेमारी की। साथ ही देश भर के एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स में भी खिलौनों की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस बीच CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि ऑनलाइन बिकने वाले खिलौनों की क्वालिटी पर भी नजर रखी जा रही है। CCPA ने इस सिलसिले में Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज को नोटिस भी भेजा है। BIS के नियमों के तहत खराब क्वालिटी के खिलौने बेचने वाले व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में शुरुआती जुर्माना 1 लाख रुपए से लेकर कारावास तक की सजा हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां पिछले 2 हफ्तों में ही 7 तूफान आ चुके हैं, जबकि इस हफ्ते के अंत तक ऐसे 2 और तूफान आने का अनुमान जताया गया है। एक के बाद एक आ रहे इन तूफानों की वजह से कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। तूफान ने समंदर के किनारे भी जबरदस्त तबाही मचाई है। सैलाब में वहां बना लकड़ी का पुल भी टूट गया। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। बाढ़ का पानी सड़कों पर जमा है और लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। पानी भरने और बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से इलाके के ज्यादातर कारखाने और दूसरे कारोबार पिछले कई दिनों से बंद हैं। We think it might, the roads might get flooded, but as far as our houses, I don't think, our houses are built pretty high, so I don't think, reach that level. But like I said, I can't, I don't know Mother Nature's decision, so yeah, we have to wait. मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में 2 और तूफानों की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए लोग रेत की बोरियों के जरिए अपने घरों को बाढ़ के पानी से बचाने की कोशिश करते नजर आए। जबकि हालात बिगड़ते देख करीब 50,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ दिल्ली के वजीराबाद में बदमाशों ने ATM में लूटपाट की। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में हथियारबंद बदमाश कैश वैन से पैसे लूटकर फरार हो गए। बैंक के कर्मचारी ATM मशीन में पैसे लोड कर रहे थे जब बदमाश ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। यूपी के बलिया में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर बने कई अवैध मकान जमींदोज किए। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का उन्हें नोटिस जरूर मिला था, लेकिन सर्दी के मौसम में सरकार को उन्हें थोड़ी राहत देनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में तीर्थ यात्रा में फायरिंग की गई। पुणे के मावल इलाके में गांव के कुछ दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए ये हवाई फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में लोगों का हथियार प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। चंदौली में एक युवक और उसके दोस्त ने कार के बोनट पर केक रखा और उसे तलवार से काटा। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लग्जरी सुविधाओं से लैस ये क्रूज वाराणसी से 3,200 किलोमीटर का सफर तय कर भारत के 5 राज्यों के अलावा बांग्लादेश से होकर गुजरेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बटन दबाकर वर्चुअली किया और रवानगी के लिए इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई तो उनकी जुबान से सबसे पहले 3 शब्द फूटे और हाथ आसमान की तरफ उठ गए। हर हर महादेव। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी से जलमार्ग की पुरातन ताकत को फिर से जीवित करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने 3,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबे जलमार्ग को नदी संसाधनों के लिए उदाहरण बताया और पूर्वी भारत के लिए इसके फायदे बताए। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे
पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। अद्भुत और भव्य गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने जलमार्गों के विकास को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता को बताया और दावा किया कि जिस भारत में 2014 से पहले महज 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, वहां अब 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकसित करने का काम चल रहा है। चूंकि प्राचीन शहर काशी से आधुनिक क्रूज के पहले सफर का मौका विदेशी यात्रियों को मिला, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस मौके को दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लम्हे में बदल दिया। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced. पीएम मोदी ने एक बार फिर नदियों के जरिए जल शक्ति, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प जताया। इस मौके पर वाराणसी में गंगा तट पर हुए खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जिनके भाषण के दौरान लोग उत्साहित नजर आए। नमः पार्वती पतिये हर हर। समारोह में योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, केंद्र सरकार के मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल हुए और परंपरागत तरीके से भव्य क्रूज का स्वागत किया। औपचारिक समारोह के बाद गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकल गया। ये क्रूज 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्रूज यूपी के वाराणसी से गाजीपुर के बाद बिहार के बक्सर में प्रवेश करेगा, जिसके बाद पटना, सिमरिया, मुंगेर के बाद झारखंड में साहिबगंज पहुंचेगा और फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का और कोलकाता होते हुए बांग्लादेश की सीमा में जा पहुंचेगा, जिसके बाद ढाका होकर ये फिर असम के गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यानी 3200 किलोमीटर के इस सफर में क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा और 52 दिनों में देश के 50 से ज्यादा विरासत स्थलों पर रुकेगा। गंगा की लहरों पर 52 दिनों की यात्रा का अगर ताना बाना बुना गया तो इसे किसी साधारण क्रूज से साकार करना मुमकिन नहीं। जाहिर है गंगा विलास क्रूज कई मायनों में खास है और गंगा विलास क्रूज की बाहर से लेकर अंदर तक की हर झलक इसके अद्भुत, अनोखा और भव्य होने पर मुहर लगाती दिखी। और ऐसा है तो इसकी बेहद खास वजह है, क्योंकि इसमें भारतीय कला, परंपरा और आधुनिकता की छाप के साथ ही मेड इन इंडिया की मुहर है। ये मेड इन इंडिया है और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने देखा कलर स्कीम्स, इंटीरियर्स, वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला जो हैं उन्होंने बनाए हैं और ये पोस्ट इंडियन है। तो जो फर्नीचर हो या कुछ भी चीजें जिससे हमारे आर्टिस्ट को बढ़ावा मिले। जैसा दावा वैसी ही हकीकत। फर्नीचर हो या दरो दीवार या फिर गलीचे, सब कुछ हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी कला कारीगरी और दस्तकारी की मिसाल। इस वक्त आप देख रहे हैं जो गलीचा, उसकी भी अपनी खासियत है। उत्तर प्रदेश के भदोही से इसे मंगवाया गया है और इन गलीचों पर चलते हुए जब आप इन पर बने 18 कमरों में किसी एक कमरे में पहुंचेंगे तो बिस्तर, बाथरूम से लेकर सब कुछ ऐसा लगेगा मानो आप क्रूज नहीं किसी महानगर के सबसे बड़े होटल में हो। हर कमरे को इस तरह बनाया गया है जिससे आप बाहर का खूबसूरत नजारा और गंगा की लहरों को देख सकें। जैसा अंदर का इंतजाम वैसी ही बाहर की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड से आए पर्यटक क्रूज पर बाहर खुले आसमान में बैठकर गंगा तट का आनंद लेते दिखे, जो किसी 7 स्टार होटल के लॉन के एहसास से रत्ती भर भी कमतर नहीं। अब क्रूज अगर इतना जबरदस्त है तो इसके लिए जेब भी कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी और इसकी वजह यहाँ हर तरह की सुविधाओं के साथ ही ऐशो आराम की सभी सुविधाएं होना भी है। क्रूज में ओपन स्पेस, बैल्कनी, 40 सीटर रेस्टोरेंट रूम और स्टडी रूम है। इसमें एयर कंडीशनड एंटरटेनमेंट रूम, स्पा सुविधा वाले सैलून और 3 सन डेक है। यात्रा उबाऊ ना हो इसके लिए गीत संगीत, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। अगर किराए की बात करें तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा का प्रति यात्री खर्च 13 लाख रुपए है। वहीं कोलकाता से वाराणसी तक के 12 दिन की यात्रा का पैकेज 4,37,000 रुपए है।
4 दिन के इनक्रेडिबल बनारस पैकेज की कीमत 1,12,000 रुपए है, जबकि क्रूज की सवारी के लिए हर दिन का किराया 50,000 रुपए है। यानी 51 दिनों के सफर के लिए आपको 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दिल्ली के कंझावला केस में अब आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस चल सकता है। गृह मंत्रालय के सख्त रुख के बाद दिल्ली पुलिस इस पर लीगल ओपिनियन ले रही है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर यानी वारदात वाली रात इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके आधार पर अंजलि की मौत से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ा। यही नहीं, पुलिस ने अब तक जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ में मिली जानकारियों को भी सीसीटीवी से मिले सबूतों से मिलाया। इन दोनों के आधार पर जांच एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपियों को अंजलि की स्कूटी से टक्कर के बाद पता चल गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई इंसान फंसा है, लेकिन इसके बावजूद कार में बैठे लोग कई किलोमीटर तब तक गाड़ी चलाते रहे जब तक कि अंजलि का शव अपने आप बाहर नहीं गिर गया। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने कानूनी जानकारों से आरोपियों के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या की धारा के तहत केस चलाने पर सलाह मांगी। चूँकि धारा 302 लगाने में हत्या का मकसद भी बताना पड़ता है, इसलिए पुलिस इस पर भी सोच विचार कर रही है। इस बीच कंझावला केस में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद उस इलाके में तैनात 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद किया गया। असल में अंजलि की मौत के मामले में गृह मंत्रालय ने उन्हें पुलिस वालों की लापरवाही को लेकर जांच का जिम्मा सौंपा था, जिसकी जांच पूरी होने के बाद शालिनी सिंह ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी। बताया गया कि इसी के आधार पर कार्रवाई की गई और ड्यूटी में कोताही के आरोप में 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले हैं। गृह मंत्रालय ने डीसीपी हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल हरेंद्र कुमार ने ही कहा था कि ये मामला हत्या नहीं हादसे का है। आज हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। ये पहला मौका है जब लगातार दूसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले आज से ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में शुरू हो गए। पहला मैच पूल ए की टीम ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हरा दिया। दूसरा मैच भी पूल ए की टीम अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने 1 गोल करके जीत लिया। दिन का तीसरा मैच पूल डी की टीम इंग्लैंड और वेल्स के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड को जीत मिली। चौथे मैच में भारत और स्पेन की टीमें आमने सामने हैं, जो अभी खेला जा रहा है और भारत 1-0 से इसमें आगे चल रहा है। वर्ल्ड कप में कुल 44 मैच खेले जाएंगे और फाइनल इसका होगा 29 जनवरी को भुवनेश्वर में। और खेल जगत से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने औपचारिक तौर पर संन्यास का ऐलान कर दिया है। सानिया ने ट्विटर पर आज एक चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। उसके बाद फरवरी के महीने में दुबई ओपन उनका आखिरी WTA टूर्नामेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में 18 साल पहले सानिया मिर्जा ने पहली बार शिरकत की थी और आज उन्होंने ट्विटर पर एक भावुक नोट लिखकर अपनी रिटायरमेंट की औपचारिक अनाउंसमेंट कर दी। सानिया मिर्जा ने इस भावुक नोट में ये भी साफ किया कि अब वो अपने बेटे को अपना समय देना चाहती हैं और जो 30 साल का उनका लंबा करियर रहा है टेनिस जगत में, अब उसे वो औपचारिक तौर पर खत्म करने का ऐलान कर चुकी हैं। इस महीने शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। इसके बाद फरवरी के महीने में वो अपना आखिरी WTA टूर्नामेंट खेलेंगे दुबई में और तब उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट के प्लान्स हैं उन्हें वो एग्जीक्यूट कर देंगी। वहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को आज श्रद्धांजलि देने कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें नमन किया। इसके लिए राहुल गांधी सुबह सुबह शरद यादव के आवास पर पहुंचे और वहां रखे उनके पार्थिव शरीर को नमन किया। इसके बाद राहुल गांधी शरद यादव के परिवार वालों से भी मिले। शरद यादव की बेटी और कांग्रेस नेता सुभाषिनी राज राव राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। राहुल गांधी उन्हें संभालते हुए दिखे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने शरद यादव से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। राजनीति में रिस्पेक्ट होना बहुत आसान होता है। पीएम मोदी ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं हमेशा शरद यादव जी के साथ हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा।
शरद यादव को श्रद्धांजलि देने दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनके साथ बिताए दिनों को याद कर भावुक हो गए। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर से एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें वो शरद यादव और अपने राजनीतिक सफर को याद कर भावुक होते दिखे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे।